हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वुमेन सुपरवाइज़र और राजस्थान की अन्य भर्तियों के जो कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस क्लास में। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित जो बुनियादी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर ज़िक्र करेंगे और सारे ऑप्शन को साथ में लेकर समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से साइंस की क्लास में हमने सारे ऑप्शन देखे थे, उसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखते हुए और सारे टॉपिक ऑप्शंस को क्लियर करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। एक बार आप वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को, सिमोर क्रे को और बिल गेट्स को। तो कंप्यूटर का जनक यहाँ पर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आधुनिक मॉडर्न फादर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक, मॉडर्न कंप्यूटर फादर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यानी कि पहले वाले ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे का ऑप्शन बात करते हैं, सिमोर की बात करते हैं। सिमोर क्रे को क्या कहा जाता है? सिमोर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सिमोर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बिल गेट्स। बिल गेट्स को क्या कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है, ये बिल गेट्स क्या है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके क्या है, संस्थापक है। कौन है? बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके सह संस्थापक है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन देख लिए और चारों ऑप्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सिमोर क्रे को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का जनक। और बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सह संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है? यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट करने में उपयोग करते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, प्लॉटर। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो मुख्य इनपुट के रूप में काम में आएगा? तो यहाँ पर बात करें तो मुख्य इनपुट के रूप में देखो, हम सब टेक्स्ट टाइप करने की बात कराए तो सीधी बात है, टाइपिंग संबंधित किससे है? कीबोर्ड से। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि टेक्स्ट टाइप करने में हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मुख्य आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम जो भी इनपुट देखते हैं उनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ध्यान रखना, इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा? सॉफ्ट कॉपी के रूप में यहाँ में आउटपुट मिलेगा। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस ये हमें देती है हार्ड कॉपी के रूप में। किसके रूप में देती है? हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट हमें देने का काम करती है। प्लॉटर भी क्या है? प्लॉटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी देती है। ये भी हमें क्या देती है? हार्ड कॉपी यहाँ पर हमें देती है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला हम यहाँ पर देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को, रैम को, सीडी रोम को या पेन ड्राइव को? तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी क्या होती है? जो कि कंप्यूटर में जो काम करते वक्त डेटा को सुरक्षित करके हमें कार्य करने को प्रेरित करती है। यानी कि हम उसमें काम करते हैं उस वक्त जो मेमोरी काम में आती है वो मुख्य मेमोरी होती है। और ये मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है रैम। कौन सी होती है? रैम होती है। तो ये रैम देखो सभी मोबाइल में आती है। जितनी अच्छी रैम होगी वो मोबाइल कंप्यूटर क्या होगा? अच्छा चलेगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शंस की बात करें तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? हार्ड डिस्क क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी, ये ध्यान रखेगा।
कौन सी सेकेंडरी मेमोरी, जो कि डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित करने में काम में आती है। रैम के अंदर स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं होता है, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, स्थायी रूप से सुरक्षित होता है। सीडी रोम भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है जिसका पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है नाम है इसका, सी का मतलब कॉम्पैक्ट, डी का मतलब डिस्क, आर का मतलब रीड, ओ का मतलब ओनली, एम का मतलब मेमोरी। तो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में पेन ड्राइव की बात करें तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो कि डाटा स्टोरेज करने और पोर्टेबल स्टोरेज करने में ज़्यादा उपयोगी। पोर्टेबल का मतलब डाटा को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो काम में आती है वो क्या है, पेन ड्राइव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसकी पूरी पीडीएफ व्याख्या सहित आपको जो बडारिया क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। अगला है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कोर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बाकी का किसी का भी नाम सही नहीं दे रखा है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी एंड्रॉयड है, कंप्यूटर है, उसको ऑपरेट करना है, यानी कि उसको शुरुआत करके चालू करने का जो काम होता है वो क्या करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इनमें से कौन सा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उदाहरण है या नहीं है। जिसमें भी कंप्यूटर है उसमें मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, नहीं रे के रूप में पूछा जाता है। विंडो, लिनक्स, एमएस ऑफिस और मैक ओएस। तो देखो, विंडो, लिनक्स और मैक ओएस तो क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस ऑफिस क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में कोई भी टाइपिंग से संबंधित है या फिर किसी भी संबंधित है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें काम आता है। यानी कि वर्ड, एक्सेल चलाने में ये एमएस ऑफिस काम में आता है। विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडोज़ किसके द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान रखना। विंडोज़ की बात कर लेते हैं, विंडो को किसने बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ठीक है, लिनक्स की बात करें तो ये एक ओपन सोर्स है। क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हमारे पास में मैक ओएस क्या है, मैक ओएस है एप्पल से, एप्पल की जो ब्रांड है, एप्पल ब्रांड के जो कंप्यूटर है उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आने वाला है वो क्या है, मैक ओएस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल+O, कंट्रोल+S, कंट्रोल+N और कंट्रोल+X। तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी आजकल बहुत पूछी जाती है कि इनमें से कौन से शॉर्टकट कीज़ किस्म के लिए काम में आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, सुरक्षित करने के लिए तो सबको पता है कंट्रोल+S आएगी। क्या आएगी, सेव से S आ जाएगी, कंट्रोल+S, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि कंट्रोल+O क्या होती है। तो कंट्रोल+O किसी भी फाइल को ओपन करने में काम में आती है, यानी कि ओपन करने में हम काम में लिया जाता है। कंट्रोल+N इसका काम में लिया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने में। किसका बनाने में, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल+X, एक्स से देखो एक्स कैसा लगता है, एक्स का मतलब काटने जैसा लग रहा है, तो कंट्रोल+X का उपयोग किया जाता है कट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कट के लिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कॉपी के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं और पेस्ट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। एक तो कॉपी के लिए, किसके लिए, किसी भी फाइल को कॉपी करना है, किसी भी वर्ड को कॉपी करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, शॉर्टकट कीज का। और
किस उसी कॉपी किए हुए को पेस्ट करना है कहीं पर, तो उसके लिए भी हम किसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि कंप्यूटर भाषा में 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है, यानी 1 KB। ठीक है, क्वेश्चन सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होगा, किसके बराबर, कितने बाइट के बराबर, 1000 बाइट के बराबर, 1024 बाइट के बराबर, 512 बाइट के बराबर, या 2048 बाइट के बराबर होगा। तो 1 KB किसके बराबर होता है। तो 1 KB की बात करें तो 1 KB होता है आपके 1024 बाइट के बराबर। किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो 1024 बाइट मिलकर तो क्या बन गया 1 KB, और 1024 KB बराबर क्या हो जाएगा 1 MB, क्या हो जाएगा 1 MB मेगाबाइट, और 1024 MB का मतलब हो जाएगा 1 GB। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 GB यानी कि गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट मिलकर के क्या बना देगा 1 TB बना देगा, 1 TB बना देगा। तो हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि 1 KB किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जिसके द्वारा हम आउटपुट हमें मिलता है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर या जॉयस्टिक। तो यहाँ पर देखो स्कैनर क्या करता है, फाइल को स्कैन करके इनपुट करने का काम करता है। कौन करता है, स्कैनर करता है, यानी स्कैन जो हम जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो वहाँ पर एक स्कैनर के ऊपर रख करके उसको स्कैन करके अंदर चढ़ाया जाता है। माउस के द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी क्लिक वगैरह करना होता है या फिर इनपुट देना होता है, तो माउस भी क्या है एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जो स्टिक, गेम खेलने के समय जिस स्टिक का हम उपयोग करते हैं वो क्या नाम है जो स्टिक, तो वो भी क्या कर रहा है अंदर कमांड दे रहा है, तो वो भी क्या होगा इनपुट डिवाइस। लेकिन जो प्रिंटर होता है वो हमें बाहर किसी भी चीज़ की हार्ड कॉपी प्रिंट करके देता है, तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि MS एक्सेल में से रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है, यानी कि रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ग्रिड, सेल, टेबल या बॉक्स, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बार हम ऑप्शन देखते हैं कि देखो ग्रिड का मतलब क्या होता है कि ग्रिड का मतलब होता है कि कोई भी सेल होती है वो उसमें रो और कॉलम आपस में जब काटते हैं एक दूसरे को तो वो ग्रिड बनता है। देखो ये तो रो हो गया और ये क्या हो गया कॉलम, तो ये क्या बन गया एक प्रकार का ग्रिड बन गया, क्या बन गया ग्रिड बन गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरे सभी ऑप्शन की व्याख्या करते हैं कि सेल क्या होता है, सेल होता है एक कॉलम और एक रो दोनों को जब एक दूसरे को काटती है तो उनसे जो बॉक्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं, क्या कहते हैं सेल कहते हैं। टेबल का मतलब क्या होता है कि रो और कॉलम का जो व्यवस्थात्मक जो डाटा होता है, जैसे इस प्रकार से ये बना दिया हमने तो ये क्या बन गई एक टेबल बन गई, क्या बन गई एक प्रकार की टेबल बन गई। और बॉक्स एक सेल को एक क्या कहेंगे बॉक्स कहेंगे हम। तो प्रश्न संख्या 9 का ये। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजना और देखने के लिए उपयोग में किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इंटरनेट पर जब हम कोई भी वेबसाइट को देखते हैं उस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन कहलाएगा, वेब ब्राउज़र कहलाएगा, एंटीवायरस कहलाएगा या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हमने पहले ही देख लिया था, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि कंप्यूटर, मोबाइल या फिर एंड्रॉयड इनको चलाने का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस कोई भी वायरस द्वारा हमें मोबाइल में अटैक कर देता है तो उसको वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का। सर्च इंजन का मतलब कोई भी सर्च जहाँ जिस पर हम सर्च करते हैं, जैसे गूगल क्या है एक प्रकार का सर्च इंजन है, क्या है गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर हम सर्च करते हैं। याहू क्या है, याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है ये क्या है सर्च इंजन है। लेकिन जो वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है एक सॉफ्टवेयर
होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि क्रोम क्या है, क्रोम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, मोजिला फायरफॉक्स भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ओपेरा मिनी, ओपेरा ब्राउज़र, ये सभी क्या हो जाएंगे, वेब ब्राउज़र यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मॉनिटर, एएलयू, सीपीयू या रैम। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर पर हम स्क्रीन में देखते हैं, एएलयू गणित की गणना करने से संबंधित है। एएलयू क्या है, गणित की गणना करने से संबंधित है। एएलयू की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, एएलयू की भी पूछी जाती है, सीपीयू की भी हमने देख ली, और रैम की भी पूछी जाती है। तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि जो गणना और गणितीय गणना संबंधित जो लॉजिकल यूनिट होते हैं उनको काम करने में कौन आता है, एएलयू। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी, यानी कंप्यूटर में काम करने के दौरान जो मेमोरी काम में ली जाती है वो क्या होती है, रैम होती है। अगला प्रश्न, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस या यूनिक सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, तो यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यूनाइटेड होता नहीं है, यूनिवर्सल सिस्टम बस नहीं होता है, यूनिक सीरियल बस नहीं होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 13 कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी एमएस पावर पॉइंट पर हम जब भी कोई स्लाइड बनाते हैं तो वहाँ पर नई स्लाइड जोड़नी है तो हम किसका उपयोग यहाँ पर करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का, कंट्रोल प्लस एम का, कंट्रोल प्लस एस का या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का। तो यहाँ पर पता है कि हमें नई साइट खोजनी, क्या करनी है, नई स्लाइड खोजनी है। तो न्यू स्लाइड खोलने के लिए, या फिर एमएस वर्ड में भी ऐसा ही होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, न्यू स्लाइड खोलने बनाने के लिए हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, वो है हमारे पास में कंट्रोल प्लस एन। क्या है, कंट्रोल प्लस एन, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम का मतलब क्या है कि जो भी फाइल खुली हुई है, जो भी स्लाइड क्या है, खुली हुई है, उस खुली हुई स्लाइड को प्रेजेंटेशन के रूप में खाली करने के लिए, यानी कि पहले से जो खुली हुई प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर कोई नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और एम एस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग हम सेव करने में करते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग हम क्या करते हैं, नया फोल्डर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वह गुप्त कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है, पासवर्ड, पासपोर्ट, एक्सेस कोड या फिर कीवर्ड्स। तो इनमें से जो कौन सा है वो प्रोग्रामों में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है, यानी किसी भी फाइल को हम खोलने के लिए उसमें आप डायरेक्ट उस फाइल में या कोड में आप नहीं जा सकते हो। तो यो कौन सा कोड होता है, तो वो होता है पासवर्ड। क्या होता है, पासवर्ड होता है। बिना पासवर्ड के आप जैसे किसी फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दिए, कोई प्राइवेट फाइल है उसके ऊपर आपने पासवर्ड लगा दिया है, तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पासपोर्ट के बारे में पता है आपको कि पासपोर्ट एक सरकारी पहचान पत्र है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विदेश यात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। सबसे पहला प्रश्न तो ये हो जाता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इसका जो आविष्कार है
वो किसने किया है? ये हमसे प्रश्न पूछा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है वो किसने किया है? बिल गेट्स ने किया है, टिम बर्नर्स ने किया है, स्टीव जॉब्स ने किया है या मार्क जुकरबर्ग ने किया है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया है वो किया टिम बर्नर्स ने। किसने किया है? टिम बर्नर्स ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल गेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जो कि क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। स्टीव जॉब्स कौन है? तो स्टीव जॉब्स है एप्पल के, एप्पल जो है उस एप्पल के संस्थापक है। क्या है? एप्पल के संस्थापक है। और मार्क जुकरबर्ग है जो मेटा के संस्थापक है। मार्क जुकरबर्ग क्या है? मेटा के, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये आता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? स्थायी, अस्थायी, सेकेंडरी या ऑप्टिकल? तो देखो रैम किस प्रकार की है? तो रैम एक वोलाइटल मेमोरी है। क्या है? रैम क्या है? एक वोलाइटल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर बंद होने के बाद में वहाँ से हट जाती है। तो यहाँ पर 16 में कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्थायी मेमोरी क्या होती है कि एक बार सेव करने के बाद में जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वहाँ से डाटा डिलीट नहीं होता है। जैसे पेन ड्राइव है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, ये सभी क्या है? स्थायी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी भी इसी को कहा जाता है। ऑप्टिकल क्या होती है? तो ऑप्टिकल जो प्रकाश से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, मेमोरी होती है, वो क्या कहलाती है? ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है, जिसके अंदर आती है एक तो सीडी और एक क्या आती है? डीवीडी आती है। ठीक है, तो सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण हो गया? ऑप्टिकल का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ जाकर सुरक्षित हो जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टास्क बार में, कंट्रोल पैनल में, रिसाइकल बिन में या माई कंप्यूटर में? तो जितनी भी फाइलें हम डिलीट करते हैं, तो आजकल तो फ़ोन में भी सिस्टम आ गया। पहले तो फ़ोन में भी परमानेंट डिलीट हो जाती थी, लेकिन फ़ोन में भी सिस्टम आ गया कि एक बार डिलीट होगी तो वो किसी एक जगह जहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। तो वो इकट्ठा होने वाली कौन सी जगह है? तो वो इकट्ठा करने वाली जगह कौन सी होती है? रिसाइकल बिन। कौन सी होती है? रिसाइकल बिन, जहाँ से हम एक बार क्या कर सकते हैं? डिलीट करने के बाद में वहाँ स्टोर हो जाती है। फिर वहाँ से हमें डिलीट करने के बाद में परमानेंट डिलीट होती है। वहाँ पर जब तक फाइल रहेगी वो अस्थायी रूप से क्या होगी? डिलीट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शंस की बात करें, टास्क बार क्या होता है? तो टास्क बार जो नीचे की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन में जो नीचे की तरफ एक पट्टी आती है जहाँ पर चालू, प्रोग्राम, नेटवर्क, घड़ी, इस प्रकार से जो चीज़ें दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। कंट्रोल पैनल का काम क्या होता है? कंट्रोल पैनल का काम होता है कि ये विंडोज़ का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर कंप्यूटर की सारी सेटिंग दी जाती है। क्या की जाती है? कंप्यूटर की सेटिंग बदली जाती है। जैसे माउंट से फ़ॉन्ट है, उसके अंदर जो हम फ़ॉन्ट है वो किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, या फिर मोबाइल की जो जो कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उसमें वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सभी किस में आता है? कंट्रोल पैनल में। और माई कंप्यूटर क्या है? ये एक प्रकार का आइकन होता है जिसके अंदर कंप्यूटर की सभी हार्ड डिस्क ड्राइव दिखाई देती है। और ये हार्ड डिस्क ड्राइव कौन कौन सी होती है? जैसे सी, डी, ई, इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास में हो गए। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को शुरू करने से पहले हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यानी एमएस के अंदर, एमएस एक्सेल है उसके अंदर हम जब भी कोई फॉर्मूला शुरू करेंगे तो फॉर्मूला शुरू करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे हम कोई भी फ़ॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले एक्सेल में हम किसका उपयोग करते हैं? बराबर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जब तक हम बराबर का उपयोग नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे? जब तक वहाँ पर बराबर का उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो एक फ़ॉर्मूला नहीं बनेगा। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर का उपयोग करना पड़ेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्लस की बात करें तो प्लस जोड़ करने में, स्टार ये जो दे रखा है वो किसके लिए? मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए, और जो स्लेश का निशान दे रखा है वो डिवाइड या भाग करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो
कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले डेटा चुराने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिनको हम वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। उनका नाम कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है? तो इनको क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है, मालवेयर कहा जाता है, फ्रीवेयर कहा जाता है या शेयरवेयर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को डेटा चुराने में और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? तो इन सभी वायरस को कंप्यूटर की भाषा में कहा जाता है मालवेयर। क्या कहा जाता है? मालवेयर कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी संगठन के भीतर ही सीमित होता है, बाहरी लोगों से उपलब्ध नहीं होता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या फिर लैन। यानी कि जब कोई संगठन है, कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक लिमिट संगठन के अंदर है, वो क्या कहलाता है? जैसे एक रूम है या फिर एक बैंक है, तो वो क्या कर रहा है? एक संगठन के भीतर ही क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है उस कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? क्या उसको इंटरनेट कहते हैं? क्या उसको इंट्रानेट कहते हैं? क्या इसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं या फिर इसको लैन कहते हैं? तो देखो, इसको कहा जाता है लैन। क्या कहा जाता है? लैन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि एक सीमित क्षेत्र है, उस सीमित क्षेत्र में ही क्या कर रहे हैं हम? नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। और ये किसके द्वारा होता है? सीमित तारों के द्वारा किया इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट आपको पता ही है, पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कौन सा है वो एक इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर या हेडफोन? तो इसके बारे में आपने पहले ही जिक्र कर दिया। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मॉनिटर के लिए बात कर ली। प्रोजेक्टर और हेडफोन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। आप जब सिनेमा घरों में जाते हैं तो सामने स्क्रीन पर कोई मूवी चलती है तो वो क्या करता है? पीछे से प्रोजेक्टर के द्वारा वहाँ पर लाइट को डाला जाता है, तो उसको प्रोजेक्टर कहा जाता है। हेडफोन भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि संगीत, वॉइस को बाहर आउटपुट के रूप में देता है, साउंड को। तो वो क्या हो गया? हेडफोन आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सबसे छोटे बिंदु डॉट को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना इस पर भी। कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा डॉट दिखाई देता है उस छोटे डॉट को क्या कहा जाता है? क्या उसको बीट कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है, बाइट कहा जाता है या एलिमेंट कहा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सबसे छोटा डॉट होता है उस छोटे डॉट को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो छोटे डॉट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल जब स्क्रीन आती है तो मोबाइल के ऊपर लिखा होता है 2160 पी, इस प्रकार से लिखा आता है। तो ये पी का मतलब क्या होता है? पिक्सल होता है। यानी कि इस पर छोटे छोटे इतने डॉट होते हैं। तो जितने ज़्यादा डॉट होंगे वो स्क्रीन क्या करेगी? उसको इतना ही एचडी फॉर्म में दिखाई देगा। तो उसको क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता। बीट की बात करें तो ये बीट क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका उपयोग 0 और 1 के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? 0 और 1 के रूप में। बाइट की बात करें तो 8 बीट्स का जो समूह होता है उसको एक बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8 बीट का जो एक समूह होता है उसको बाइट कहा जाता है। और एलिमेंट्स तो एक अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आ गया प्रश्न, ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एडवांस लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक, इसका मैंने अभी बताया था क्या फॉर्म होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 24, रैम का पूरा नाम, अभी प्रश्न आया था ये, रैम का पूरा नाम, रैंडम सॉरी रोम का पूछ रहा है, रोम का पूरा नाम क्या होगा? तो रैम का हमने देख लिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का पूरा नाम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 25, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को कॉपी करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न तो मैंने आपसे पूछ रखा है कि कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखो प्रश्न भी आ गया, 25वां क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कंट्रोल वी होगा, कंट्रोल सी होगा, कंट्रोल एक्स होगा, या कंट्रोल जेड होगा, ठीक है। तो इसी के अंदर दो ऐसे ऑप्शन है जो कॉपी के लिए भी है और पेस्ट के लिए भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो कंट्रोल जेड है उसका उपयोग कंट्रोल प्लस सी का उपयोग और कंट्रोल प्लस वी का उपयोग, इन तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कंट्रोल प्लस एक्स का मैंने आपको बता दिया था, कट करने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को तेजी से चलाना, अनधिकृत पहुंच को रोकना, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड है, जिसको परमिशन नहीं है, वो हमारे कंप्यूटर पर अटैक नहीं कर सके। फाइल डाउनलोड करना या डेटा बैकअप बनाना। तो यहाँ पर फायरवॉल का क्या मुख्य कार्य होता है? तो फायरवॉल का मतलब क्या होता है? फायरवॉल का मतलब देखो, फायर मतलब आग और वॉल मतलब दीवार, यानी कि वॉल का मतलब होता है दीवार की तरह काम करना। तो दीवार की तरह काम करने का मतलब क्या हो गया? कोई भी अनधिकृत पहुंच होगी उसको वहां पर क्या करना? रोकना। क्या करना? रोकना। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में लिखे गए किसी शब्द के नीचे लाल रंग की लहरदार रेखा इस प्रकार से दिखाई देती है। लाल रंग की जो लहरदार रेखा है उस वो क्या दर्शाती है? जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे बडारिया लिख दिया, ठीक है। अब मेरे YA लगता है, लेकिन मैंने बडारिया लिखा तो इसके नीचे क्या किया? इस प्रकार के लहरदार लाइन आ गई। इस लहरदार लाइन का मतलब क्या होता है? तो इस लहरदार लाइन का मतलब क्या व्याकरण की अशुद्धि होती है, वर्तनी या स्पेलिंग की अशुद्धि होती है, फॉन्ट स्टाइल में बदलाव होता है, या हाइपर लिंक होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है वो देखो, मैं आपको इन सबके बारे में बताता हूँ। जब व्याकरण की जो अशुद्धि होगी, क्या होगी? व्याकरण की जब अशुद्धि होगी तो उसके नीचे ग्रीन या ब्लू कलर की लहरदार होगी। क्या होगी? ग्रीन या ब्लू कलर की लहरदार ऐसी लाइन होगी। जब इस प्रकार से दे रखा है तो वो क्या होगा? आपके व्याकरण की अशुद्धि है। क्या है? व्याकरण की अशुद्धि है, ब्लू या ग्रीन। अब वर्तनी की अशुद्धि के लिए क्या किया जाएगा? तो वर्तनी की अशुद्धि के नीचे के लिए क्या लिखा जाएगा? वर्तनी या स्पेलिंग के लिए उसके नीचे लहरदार लाल रंग की पट्टी यहाँ पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा कि लाल रंग की लहरदार रेखा आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? वो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी है? जो सबसे तेज भी है और सबसे महंगी भी है, कौन सी मेमोरी है वो सबसे महंगी है? क्या रैम है, क्या कैचे मेमोरी है, क्या हार्ड डिस्क है, या फिर रोम है? इनमें से जो कौन सी मेमोरी है वो सबसे तेज और सबसे महंगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो देखो, रैम होती है वो तेज होती है, लेकिन इतनी भी तेज नहीं होती। यहाँ पर क्या कह रहा है? सबसे महंगी और सबसे तेज कौन सी होती है? तो सबसे महंगी और सबसे जो तेज होती है वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी सबसे महंगी भी होगी और सबसे तेज भी होती है, ये कंप्यूटर के हिसाब से आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अब हमारे पास में 22 क्वेश्चन और बचे हैं। क्लास को पूरा देखो आप, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही करवा दिए मैंने टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। आपको
आपका सिर्फ वुमेन सुपरवाइजर नहीं, इसके बाद भी आप जैसे सीईटी का पेपर दे रहे हो, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी सीनियर सेकेंडरी, पटवारी, वीडियो, इन सभी पेपर में भी ये सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे कंप्यूटर वाले। तो ये आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपके जो सिर्फ वुमेन सुपरवाइजर है नहीं, बाकी सारे एग्जाम में भी काम में आ सके। ये कह रहा है ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। ये देखो, ये जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो परीक्षा में कभी पूछा गया नहीं हो। ये सारे प्रश्न परीक्षा में कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये कह रहा है ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंजन मेल या इसेंशियल मेल। तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, जो ईमेल हम भेजते हैं ना, वो उस ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा सही। इलेक्ट्रिक मेल कोई होता नहीं है, इंजन मेल भी नहीं होता है और एसेंशियल मेल भी कोई नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिक मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये प्रश्न तो RACAT का जो पेपर होता है उसमें लगभग हर पेपर में ये प्रश्न आता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को ये कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए वाला, 5 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर की बात करें तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 5 दिसंबर नहीं, 2 दिसंबर, बी वाला ऑप्शन। 2 दिसंबर को विश्व लिटरेसी डे, 5 दिसंबर को तो आपके विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, और 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो आपको पता है, 15 अगस्त को हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में डेटा को किस रूप में निरूपित किया जाता है, यानी जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनमें जो डेटा डाला जाता है उस डेटा को किस रूप से निरूपित या फिर दिखाया जाता है। डेसिमल प्रणाली में, बाइनरी प्रणाली में, एनालॉग प्रणाली में या हेक्साडेसिमल प्रणाली में। तो आजकल जितने भी कंप्यूटर है वो उसके अंदर जो डेटा है उसको किस रूप में निरूपित किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर जो डेटा निरूपित किया जाता है वो बाइनरी नंबर में किया जाता है। किस में किया जाता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, क्या कह रहा है, GUI का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूनिक इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म क्या होती है, तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर्च इंजन का एक प्रसिद्ध उदाहरण निम्न में से कौन सा। सर्च इंजन आपको बताया था अभी मैंने, गूगल, MS वर्ड, VLC प्लेयर, विंडोज 10। तो देखो, MS वर्ड और VLC प्लेयर तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम कोई भी एप्लीकेशन काम करने में करते हैं। तो देखो, MS वर्ड का उपयोग हम टाइपिंग वर्ड्स के लिए करते हैं। VLC प्लेयर यानी कि वीडियो सॉन्ग्स ये चलाने में काम में लेते हैं। विंडोज़ 10 क्या है, तो विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि सर्च इंजन कौन सा है, एक गूगल है। गूगल क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। याहू भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में किस फाइल का
या फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर में कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है, उसका नाम चेंज करना है। जैसे कोई भी नाम है, जैसे राम नाम है, उस राम नाम को चेंज करना है और हमें क्या बनाना है, श्याम बनाना है। तो वहाँ पर किस फंक्शन की का हम उपयोग करेंगे, क्या F1 का करेंगे, F2 का करेंगे, F5 का करेंगे या F7 का यहाँ पर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जब भी किसी का भी नाम बदलना होता है तो उसके लिए हम करते हैं F2 का। किसका प्रयोग करते हैं, F2 का करते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। F1 का उपयोग हम करते हैं हेल्प मेन्यू खोलने में। किसमें करते हैं, F1 का उपयोग किसमें करते हैं, हेल्प मेन्यू जब हमें खोलना होगा तब हम F1 का उपयोग करेंगे। F5 का उपयोग हम कब करते हैं, तो F5 का उपयोग तो आपने बहुत बार किया होगा, बहुत बार उस बटन को दबा दबा कर आपने उसका उपयोग किया होगा। कब किया होगा, जब कंप्यूटर को क्या करना हो, रिफ्रेश करना हो। क्या करना हो, रिफ्रेश करना हो, तब हम F5 का उपयोग यहाँ पर करते हैं। F7 का उपयोग, F7 का उपयोग हम क्या करते हैं, स्पेल चेकर के रूप में करते हैं। यानी जो MS वर्ड में कोई भी स्पेलिंग सही है या नहीं है उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, F7 का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। जो URL होती है, URL का पूरा नाम पूछा है, URL का पूरा नाम पूछा है, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि URL का पूरा नाम क्या होता है। URL यानी कि जो भी हम लिंक बनाते हैं ना उसको हम URL कहते हैं। तो इस URL का पूरा नाम क्या होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर। तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य घटकों कंपोनेंट्स की गतिविधियों को नियंत्रित कर और समन्वित करता है, क्या कहलाता है। यानी कंप्यूटर का ऐसा CPU का कौन सा ऐसा भाग है और ऐसा घटक है जो क्या करेगा, कंप्यूटर में जो भी गतिविधियां होगी उसको कंट्रोल और समन्वित करने का काम करेगा। यानी कंप्यूटर में जो भी कार्य हो रहा है उसको अपने कंट्रोल में रखेगा। तो कौन करता है, ALU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, रजिस्टर करता है या फिर मदरबोर्ड करता है। तो ये काम करता है कंट्रोल यूनिट। क्या कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ALU के बारे में तो हमने देख ही लिया था। ALU क्या करता है, गणना से संबंधित। रजिस्टर्स क्या करता है, ये एक प्रकार की क्या है, मेमोरी है। क्या है, एक प्रकार की तेज मेमोरी है। ठीक है। और मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है, मुख्य सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ या टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल बीच में सेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यानी MS वर्ड में हमने कोई भी पैराग्राफ या शॉर्टकट टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को हम क्या करना चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में सेट करना है। हमें क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच सेट करना है। तो उसके लिए हम कौन सी कुंजी या शॉर्टकट की यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। तो किसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, क्या कंप्यूटर Ctrl+C का करेंगे, Ctrl+E का करेंगे, Ctrl+L का करेंगे या फिर Ctrl+R का करेंगे। तो देखो जब भी सेंटर में लेना होगा तो Ctrl+E का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+E का उपयोग करेंगे, बी वाला ऑप्शन। Ctrl+L का लेफ्ट की तरफ, Ctrl+R का राइट की तरफ हम वहां पर उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करता है। इनमें से कौन सी जो डिवाइस है वो सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD या DVD। तो फ्लॉपी डिस्क, तो देखो फ्लॉपी डिस्क कितनी करती है, फ्लॉपी डिस्क मेनली क्या करती है, 1.5 MB के लगभग डाटा स्टोर करती है, जिसके अंदर एक सॉन्ग भी नहीं आ पाता है। CD भी क्या होती है, 700 MB के लगभग होती है। CD भी कितनी होती है, 700 MB के लगभग ये डाटा स्टोर करती है। और इसकी बात करें DVD, तो DVD पर आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा आता था, DVD आती थी, DVD की कैसेट, वो लगभग 4.7 GB के लगभग आते थे। देखो CD जब आप लेके आते थे, आपने जब भी, अगर आपने पुराना समय जिया है जब CD DVD चलती थी, तो वहाँ पर आप CD लेके आए होंगे तो आपको एक ही मूवी के लिए 3 या 4 CD खरीदनी पड़ी होगी। लेकिन DVD में क्या किया होगा कि एक कैसेट DVD की लेके आए होंगे तो उसमें कम से कम 4 से 5 मूवी वहाँ पर आ गई होगी। तो यहाँ पर देखो DVD लगभग 4.7 GB के लगभग होती है, लेकिन जो CD होती है वो 700 MB 800 MB के लगभग
होती है। और फ्लॉपी डिस्क तो 1.5 MB, लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है वो टीबी के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि 1 TB यानी कि 1024 GB की बात करते हैं, इतनी बड़ी हो सकती है। तो सबसे अधिक मात्रा में डेटा कौन स्टोर करेगी, ये करेगी हार्ड डिस्क। कौन करेगी, हार्ड डिस्क। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई लर्निंग या ई बैंकिंग। तो ये तो सबको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे भी देखते हैं। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है, यानी बैंक से रिलेटेड जो भी काम है वो अगर हम मोबाइल से करते हैं, जैसे यूपीआई से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ई बैंकिंग है। ठीक है। ई लर्निंग का मतलब जब भी हम इंटरनेट की सहायता से हम कुछ भी सीखते हैं, जैसे यूट्यूब पर सीख लिया, किसी ऐप पर हमने ऑनलाइन स्टडी कर ली, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये एक प्रकार का क्या है, ई लर्निंग है। और ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार द्वारा जो भी इंटरनेट के माध्यम से जनता को सरकारी सेवाएं दी जाती है, जैसे मूल निवास बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, ये सब क्या आ गया, ई गवर्नेंस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, बूटिंग, शटडाउन, हाइबरनेट या रीस्टार्ट। तो कंप्यूटर को जब चालू करना होता है तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर चालू करने की जो प्रक्रिया होती है पावर ऑन करने की, उस पावर ऑन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। क्या कहा जाता है, बूटिंग। यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शट डाउन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को बंद करना। क्या करना, कंप्यूटर को बंद करना होता है। और हाइबरनेट का मतलब होता है कंप्यूटर को इस प्रकार से बंद करना कि चालू प्रोग्राम वैसे के वैसे मेमोरी में क्या रहे, सेव रहे। और ऑन करने पर वैसा का वैसा क्या हो जाए, हम जैसे काम कर रहे थे और हमारा कंप्यूटर बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, हाइबरनेट का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, हाइबरनेट का उपयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो भी काम हमने किया है वो काम वहीं पर सेव हो जाएगा। और रीस्टार्ट करने का मतलब तो आपको पता है कि कंप्यूटर बंद करके तुरंत दोबारा चालू करना, जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 41। MS एक्सेल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, यानी जैसे पीडीएफ फाइल है तो उसके पीछे डॉट पीडीएफ आता है, तो वैसे ही MS एक्सेल में एक्सटेंशन के रूप में कौन सा काम में आता है। तो ये प्रश्न तो पूछे जाते हैं कि MS एक्सेल में कौन सा एक्सटेंशन काम में आता है, MS वर्ड में कौन सा आता है, ये किस प्रकार में काम आता है। तो देखो, डॉट डॉक एक्स आता है, डॉक एक्सएलएस एक्स आता है, डॉट पीपीटी एक्स आता है या डॉट टीएक्सटी आता है। तो इनमें से कौन सा होता है, वो यहाँ पर आता है। तो देखो, डॉक एक्स तो आता है MS वर्ड में, ये किस में आता है, MS वर्ड में आता है। एक्सएलएस आता है आपका एक्सेल में, किस में आता है, एक्सेल में आता है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पीपीटी एक्स किस में आएगा, पावर पॉइंट में आएगा। किस में आएगा, पावर पॉइंट में। डॉट टीएक्सटी किस में आएगा, तो ये आएगा नोट पैड में। ये किस में आता है, नोट पैड में आता है। ठीक है। तो चारों का एक्सटेंशन आपको पता चल गया कि डॉकएक्स किस में आएगा, MS वर्ड में। पीपीटी एक्स किस में आएगा, पावर पॉइंट में। और डॉट टेक्स्ट किस में आएगा, तो नोट पैड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। Ctrl+Z शॉर्टकट कीज का उपयोग कंप्यूटर में किस कार्य को करने के लिए किया जाता है, कार्य को सेव करने में, किए गए कार्य को अंडू करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए या प्रिंट निकालने के लिए। यानी Ctrl+Z का उपयोग हम कब करेंगे, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, या फिर कोई हमने काम किया था, हमने गलती से दूसरा कर दिया तो उसको वापस अंडू यानी कि पुनः पहले जैसा करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, या फिर प्रिंट निकालने के लिए। इसका ऑप्शन तो आपको मैंने कहा था कि आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है। वहाँ पर Ctrl+Z आया था, Ctrl+C आया था और Ctrl+V आया था। उन तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 43। इंटरनेट पर फाइलों को आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, HTTP का, FTP का, SMTP का या फिर IP का। तो कंप्यूटर पर जो भी डाटा होंगे उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए कौन से का उपयोग किया जाता है। आपको एक काम और करना है पिछले वाले प्रश्न में, कि जितने भी ऑप्शन हैं उसमें कौन कौन से शॉर्टकट कीज काम में आ रही है उसको भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है या फिर आपको कंप्यूटर की जानकारी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग हम इंटरनेट पर फाइलों को इधर उधर ट्रांसफर करने में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम? HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको शॉर्टकट की में ये जो व्याख्या होगी, व्याख्या वाली जो PDF है वहाँ पर वैसे इसका पूरा नाम मिल जाएगा। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है फाइल को ट्रांसफर करना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? FTP का उपयोग करना पड़ेगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल भेजने में काम में आता है। और IP क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर में इंटरनेट का पता लगाने में, एड्रेस का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा फिल्म कोई भी वीडियो है कहाँ से किसने अपलोड किया, कहाँ से किया है, तो हम वहाँ पर इसका क्या देखते हैं? IP एड्रेस देख लेते हैं। IP एड्रेस से पता चल जाता है कि वो जो डाटा इंटरनेट पर शेयर किया गया है वो शेयर कहाँ से किया गया है, कौन से इंटरनेट सर्वर से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, अब तो 6 प्रश्न और बचे हैं हमारे पास में, उनको देख लेते हैं। कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड स्लो शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट, यानी MS पावर पॉइंट में हमें क्या बनाई है? स्लाइड बनाई है, और इन स्लाइड को स्लाइड शो करना है। स्लाइड शो का मतलब वो स्लाइड लगातार चलती रहेगी, इससे शो करना है। तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे? F1 का करेंगे, F5 का करेंगे, F7 का करेंगे, F11 का करेंगे? किसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे? तो देखो सभी को देख लेते हैं। F1 का प्रयोग हमने किसके लिए किया था? हेल्प के लिए किया था। F5 का हमने किसके लिए किया था? रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए किया था? रिफ्रेश। लेकिन पावर पॉइंट में जब हम F5 का उपयोग करेंगे तो क्या करेगा? पहले स्लाइड से क्या होगी? स्लाइड शो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। F7 का उपयोग स्पेलिंग चेक करने में करते हैं, और F11 का प्रयोग हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की फुल स्क्रीन मोड करने पर या फिर इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करने में F11 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर का नहीं? तो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का यहाँ पर उदाहरण है? क्या MS एक्सेल है, मॉनिटर है, गूगल क्रोम है, या फिर फोटोशॉप है? तो इनमें से कौन सा है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर का नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो जो अंदर की तरफ एप्लीकेशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे MS एक्सेल है तो वो क्या है? एक प्रकार का सॉफ्ट एप्लीकेशन है, ऐप है। गूगल क्रोम भी क्या है? ऐप है। और फोटोशॉप भी क्या है? एक ऐप है। तो जितने भी ऐप होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, और जितने भी हमें हार्ड वस्तु दिखाई देती है वो सब क्या होते हैं? हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मॉनिटर एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। एक ही समय में बड़े पैमाने का संदेश पर बहुत से उपयोगकर्ताओं को एक साथ भेजना क्या कहलाता है? स्पैमिंग, चैटिंग, फिशिंग या सर्फिंग? ये कह रहा है कि एक ही समय में बड़े पैमाने पर हमें क्या करना है? मैसेज करना है बहुत सारे लोगों को, तो हम वहां पर किसका उपयोग करेंगे? तो ये हम करेंगे, देखो एक साथ क्या करना है? बहुत सारे लोगों के बीच में, यानी कि एक मैसेज को मुझे लगभग हजारों, 2000, 5 लाख लोगों के बीच में भेजना है। तो ये एक प्रकार का क्या है? स्पैमिंग है। क्या है? स्पैमिंग है। क्या है? स्पैमिंग। ये वाला ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को अनधिकृत ईमेल या अज्ञात लिंक पर क्लिक करना क्यों खतरनाक है? यानी कंप्यूटर के सिस्टम की सुरक्षा के लिए, यानी कि कंप्यूटर जो भी है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए हम किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करना क्यों खतरनाक है? तो इससे क्या होता है? क्लिक करने से रैम बढ़ जाती है क्या? इससे वायरस आने का खतरा रहता है? इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है या मॉनिटर खराब हो जाता है? तो ये सब क्या होगा कि इसकी वजह से क्या आ जाएगा? वायरस आ जाएगा। क्या आएगा? वायरस हमारे मोबाइल कंप्यूटर में आ जाएगा, जिससे हमारा डेटा या तो खराब हो जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा। इसलिए अनधिकृत ईमेल या फिर अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहा है PDF
जो पीडीएफ फाइल हम पढ़ते हैं उसका पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर पब्लिक डिटेल फाइल। तो पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पोर्टल, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न, कीबोर्ड पर स्थित F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज या स्पेशल कीज। तो किस क्या नाम से एफ से कहा जाता है? तो एफ से सीधा स्पष्ट है, एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन कीज। क्या होता है? फंक्शन कीज। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज क्या होता है? 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं वो न्यूमेरिकल कीज होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल कीज। नेविगेशन कीज क्या होती है? नेविगेशन कीज 4 होती है। वो क्या करती है? ऊपर नीचे, कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने में काम में ली जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और स्पेशल कीज, स्पेशल कीज में जैसे कंट्रोल हो गया, ALT हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारी क्या कहलाएगी? स्पेशल कीज कहलाएगी। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में किसी कार्य को अचानक रोकने या वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी भी की का प्रयोग हम कब करते हैं? एंटर का प्रयोग, ESC एस्केप का प्रयोग, स्पेस बार का उपयोग या फिर शिफ्ट का उपयोग। तो किसी भी वर्तमान विंडो को बंद करना है तो हम वहां पर कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा? देखो, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एस्केप का प्रयोग। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एंटर का उपयोग हम कब करते हैं? एंटर का उपयोग, किसका उपयोग? एंटर का उपयोग जब भी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें ओके करने या नई लाइन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटर का उपयोग। यानी कोई भी किसी भी चीज़ को ओके करना है या फिर नई लाइन में जाना है तो एंटर का उपयोग करेंगे। स्पेस बार का उपयोग, जैसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उन दो शब्दों के बीच में खाली स्थान छोड़ना है तो हम स्पेस बार का उपयोग करते हैं। और शिफ्ट का उपयोग क्या करते हैं कि अक्षरों को बड़ा टाइप करने या फिर छपे हुए अक्षरों को दूसरे चिन्ह में टाइप करने में हमें उपयोग किया जाता है शिफ्ट का उपयोग करना। जैसे ए के ऊपर जैसे कोमा लग रहा है तो हमें कोमा लिखना है, ए नहीं लिखना है, तो हम शिफ्ट के साथ में ए को दबाएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? कोमा आ जाएगा। तो इस प्रकार से शिफ्ट का उपयोग। तो इस प्रकार से हमने 50 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पहले परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, जनरली ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पर देखे हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और पूरी क्लास को देखना, अपने दोस्त के साथ में भी शेयर करना। और इसकी जो PDF है, व्याख्या सहित PDF, आपको बड़ारिया क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं आगे की दूसरी और नई क्लास में। एक मैं आपके लिए अब 24 तारीख को पेपर है तो आपके लिए मैं एक बड़ी क्लास लेके आ जाऊंगा जिसके अंदर पूरा महिला सुपरवाइजर के पैटर्न के आधार पर पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।